हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है मैट्रिक्स रिसरेक्शन। ये मैट्रिक्स का चौथा पार्ट है और इसके पिछले पार्ट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाल रखी है जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप उसकी पूरी कहानी समझ सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है और आपको एक एक चीज मैट्रिक्स मूवी से रिलेटेड समझ में आ जाएगी, यानी कि इसकी पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और जिसके बाद आप मैट्रिक्स रिसरेक्शन का पार्ट इजीली समझ पाएंगे। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी करिए ताकि इस चैनल को मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग हुई थी, जिसमें कि कुछ गार्ड्स किसी का पीछा कर रहे होते हैं और किसी को पकड़ने के लिए वो एक रूम में एंटर करते हैं। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक लैपटॉप पे काम कर रही होती है। इसी दौरान बिल्डिंग के बाहर कुछ एजेंट्स आके पुलिस से कुछ पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, इन लोगों को तो हम ही संभाल लेंगे। जहाँ पर एजेंट्स बोलते हैं कि वो तुम्हारा काम तब करेंगे जब वो जिंदा होंगे, और जहाँ ये बात बिल्कुल सच होती है, क्योंकि जिस लड़की को वो पकड़ने के लिए गए थे उस लड़की ने उन सबको अच्छा सबक सिखा दिया होता है। इसी दौरान दो नए कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है सिड और बग्स। अब ये दोनों उसी लड़की को देख रहे होते हैं जिसको पुलिस वाले पकड़ने आए होते हैं, और वो लड़की होती है ट्रिनिटी। अगर आपने मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। जहाँ इसके बाद ट्रिनिटी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है मैट्रिक्स के फर्स्ट पार्ट में, मगर यहाँ पर उसको दिखाया जाता है कि जब वो भाग रही होती है तो उसको यहाँ पर एजेंट पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ये सब ट्रिनिटी को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि बग्स को पकड़ने के लिए था। एजेंट्स के द्वारा एक साजिश रची गई थी। इसके आगे ट्रिनिटी पर वो सब भारी पड़ जाते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं। इसके बाद ये चीज समझ में आती है कि जिसको उन्होंने पकड़ा है वो ट्रिनिटी नहीं है, क्योंकि ट्रिनिटी तो असल में वहां से बच के भाग के निकल जाती है और यहाँ पर ये सारा प्लान बग्स के लिए होता है और यहाँ पर बग्स ये चीज समझ जाती है। मगर इससे पहले कि बग्स वहां से बच के भागे उसके पीछे एजेंट्स पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए बग की मेकर शॉप पे चली जाती है। यहाँ पर एक एजेंट उसको बैकडोर के गेट से पकड़ के अंदर खींच लेता है और जब बग्स इस रूम में आती है तो उसको कुछ चीजें ऐसी मिलती है जिसके जरिए उसको पता लगता है कि ये कमरा थॉमस नाम के बंदे का था, जो कि असल में नियो का कमरा था। और यहाँ पर वो नियो का आईडी कार्ड भी देखती है। यहाँ पर बग्स उस एजेंट से पूछती है कि तुम्हारा काम तो हम जैसे लोगों को जान से मारना होता है और तुमने मुझे क्यों बचाया। यहाँ पर ये एजेंट जिसका नाम होता है एजेंट वाइट, ये असल में मॉर्फियस होता है। यहाँ पर मॉर्फियस बोलता है कि काफी दिनों से मैं यही काम कर रहा था, लेकिन 2 दिन पहले मुझे एक इंडिकेशन मिला। एक ऐसे कोड के जरिए इंडिकेशन मिला जिसके जरिए मुझे ये पता लगा कि इस वक्त मैं वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा ही नहीं हूँ, मेरा शरीर तो कहीं और ही है। ये काफी सारे क्वेश्चन मुझे काफी टाइम से परेशान कर रहे थे और मैं इन सारे सवालों का जवाब पाना चाहता हूँ। जिसके बाद बग्स उससे उसका नाम पूछती है, जहाँ पर वो अपना नाम मॉर्फियस बताता है। इसके बाद बग्स इमोशनल हो जाती है और मॉर्फियस को अपने गले लगा लेती है। हाँ, वो बताती है कि तुम मुझे नहीं जानते मगर मैं तुमको जानती हूँ, और ये मैट्रिक्स का 7वां वर्जन है, यानी कि इससे पहले भी ये सब 6 बारी हो चुका है और ये 7वीं बार मैट्रिक्स दोबारा से रीसेट होकर चल रहा है। इसी के बाद बग्स उसके सामने 2 कैप्सूल्स रखती है जो कि रेड और ब्लू होती है। जिसके बाद वो बताती है कि अगर तुम ब्लू कैप्सूल लोगे तो इसका मतलब यह है कि तुम इसी जिंदगी को चूज करोगे और ऐसे ही जीते रहोगे, और अगर आप रेड कैप्सूल चूज करते हो तो तुमको असलियत पता लगेगी जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। और इसके बाद ही मॉर्फियस रेड कैप्सूल उठा लेता है, और जब मॉर्फियस ये रेड कैप्सूल ले लेता है इसके बाद ही इसको चक्कर आने शुरू होते हैं। जिसके बाद जब वो बग्स के साथ वहां से निकल ही रहा होता है तो उससे गलती से एक गेट खुल जाता है जिसके बाहर बाकी एजेंट्स खड़े होते हैं। इसके बाद ही बाकी एजेंट्स को मॉर्फियस और बग्स को साथ में देख के समझ में आता है कि मॉर्फियस भी उनके साथ मिल चुका है और उसके कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है और उसको सारी असलियत पता लग चुकी है। जिसके बाद उन दोनों के पीछे ये एजेंट्स फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बग्स मॉर्फियस को किसी तरह बचते बचाते वहां से लेके जाती है, और इसके बाद जब वो बिल्डिंग से नीचे गिर रहे होते हैं तो जो बग्स के साथ एक बंदा और आया होता सिड, उसने वर्चुअल वर्ल्ड से निकलने का रास्ता इन दोनों के लिए बना लिया होता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के बाद ये सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर नियो की तरफ, जो कि अपने वर्क स्टेशन पे बैठा होता है और अब ये मैट्रिक्स के इस 7वें पड़ाव में एक एम्प्लॉय की भूमिका निभा रहा होता है जो कि एक गेमिंग कंपनी में काम करता है। इस कंपनी में वो एक गेम डिजाइनर है। बाद में हमको ये भी पता लगता है कि इस मैट्रिक्स के पड़ाव में इसका नाम नियो नहीं बल्कि थॉमस है, और यहाँ पर थॉमस ने मैट्रिक्स नाम के एक गेम को डिजाइन किया है। यहाँ पर इसको बेस्ट गेम डेवलपर का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके बाद ही थॉमस एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा होता है। इस दोस्त का नाम होता है जूड। तभी यहाँ पर एक और मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराता है, ट्रिनिटी। मगर यहाँ पर ट्रिनिटी को अपनी असलियत के बारे में नहीं पता होता और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। यहाँ पर इसके पास 2 बच्चे भी होते हैं।
ये इसी रेस्टोरेंट में आई हुई होती है, जहाँ पर थॉमस इसको देखता है तो इसी को देखता रहता है और इस चीज को देख के उसका दोस्त जूड ट्रिनिटी के पास जाता है और अपने दोस्त थॉमस की बात ट्रिनिटी से कराने की कोशिश करता है। इसके बाद यहाँ पर पता लगता है कि मैट्रिक्स के 7वें वर्जन में ट्रिनिटी का नाम एक्चुअली में टिफनी होता है। यहाँ पर टिफनी को पता लगता है कि मैट्रिक्स जो गेम बनाया गया है वो थॉमस ने ही बनाया है। तो यहाँ पर असल में यही दिखाया गया था कि ना ही नियो यानी कि थॉमस और ना ही टिफनी को, दोनों को ही अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और इसी टाइम पे टिफनी का हस्बैंड वहां पर आ जाता है और उसको वहां से ले जाता है। इसी के बाद थॉमस अपने ऑफिस में जाता है और वहां पर आके अपने सिस्टम पे काम करता है। इसके बाद उसको किसी के जरिए बुलावा आता है कि उसके बॉस उसको बुला रहे हैं। जब उस बॉस को दिखाया जाता है, यहाँ पर हमको पता लगता है कि ये बॉस और कोई नहीं बल्कि एजेंट स्मिथ है, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड का ही एक प्रोग्राम है। और यहाँ पर एजेंट स्मिथ थॉमस से उसके हालचाल पूछता है और उसके काम के बारे में पूछता है, साथ में पूछता है कि तुम्हारी थेरेपी कैसे चल रही है। अब यहाँ पर पता लगता है कि थॉमस थेरेपी इसलिए ले रहा था क्योंकि उसको ये दुनिया असली नहीं लगती और उसको लगता है ये सब वर्चुअल है। इसी के अगले सीन में दिखाया जाता है थॉमस अपने थेरेपिस्ट के पास आया होता है, जो कि इस मैट्रिक्स पार्ट में एनालिस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये थेरेपिस्ट थॉमस को ब्लू पिल्स दे रहा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ब्लू पिल्स तुम डेली ले रहे हो, जिसपे थॉमस बोलता है कि हाँ वो ब्लू पिल्स लेता है। जिसके बाद थॉमस यहाँ पर थेरेपिस्ट से यही बोलता है कि उसको ये लगता है कि वो असल में यहाँ पर है ही नहीं, वो किसी मशीनी दुनिया में है और ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। इस चीज को थेरेपिस्ट उसको यही बोलता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है और तुम ये ब्लू पिल्स लेते रहो, जिसके बाद तुम हमेशा ठीक ही रहोगे। चलिए कुछ चीजें विस्तार से एनालिस्ट और एजेंट स्मिथ के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स को बनाने वाले मैट्रिक्स का पिता, जो कि आर्किटेक्ट को कहा जाता था मैट्रिक्स के 6th वर्जन तक, लेकिन इस 7वें वर्जन में मशीनों ने द आर्किटेक्ट को हटा एक नए प्रोग्राम को इन्वेंट किया, जिसने कि अब की बार इस नए प्रोग्राम को बनाया है। इस प्रोग्राम का नाम है द एनालिस्ट। और यहाँ पर एजेंट स्मिथ को भी दोबारा से रिक्रिएट करा गया है, जो कि मशीनों के लिए खुद ही एक वायरस बन चुका था और एक खतरा बन चुका था। तो ऐसे में ऐसी क्या वजह थी कि एजेंट स्मिथ को मशीनों को दोबारा से बनाना पड़ा? तो इस सवाल का जवाब है नियो। यहाँ पर नियो की वजह से ही मशीनों को एजेंट स्मिथ को दोबारा से बनाना पड़ा। मैट्रिक्स के लास्ट पार्ट में एजेंट स्मिथ ने नियो को खुद में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पर एजेंट स्मिथ के कोड ने नियो के कोड्स को अल्टर किया। यही वजह थी कि जब रिसरेक्शन कोड में जब नियो को दोबारा से बनाना पड़ा, एजेंट स्मिथ को भी दोबारा से बनाया गया, क्योंकि इन दोनों के कोड्स आपस में अल्टर हो चुके थे। वापस से अपने स्टोरी लाइन पे आते हैं। अब जब थेरेपिस्ट के पास से थॉमस वापस से अपने ऑफिस में आता है और यहाँ पर वो एक मीटिंग में होते हैं। इस मीटिंग में डिस्कशन चल रहा होता है कि मैट्रिक्स गेम को और किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर थॉमस इस मीटिंग में प्रेजेंट तो होता है, मगर वो इस चीज में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होता और उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज से परेशान था कि जो मैट्रिक्स गेम उसने बनाई है वो उसको लगता है कि असल में वो ही रियलिटी है और जो वो जी रहा है वो सब नकली है। अगले दिन से ही थॉमस ब्लू पिल्स को लेना बंद कर देता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसको फिर से टिफनी मिल जाती है और यहाँ पर टिफनी और थॉमस साथ में कॉफी पी रहे होते हैं। यहाँ पर टिफनी थॉमस से बोलती है कि मैट्रिक्स गेम में जो कैरेक्टर है नियो वो तुम्ही को रिप्रेजेंट करता है, जिस पर थॉमस हाँ कहता है। और इसके बाद ही टिफनी भी थॉमस को बताती है कि उस गेम में जो कैरेक्टर है ट्रिनिटी वो कहीं ना कहीं मुझसे मिलती जुलती है। इसके बाद थॉमस इस चीज को सुन के बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस चीज से जितना परेशान थॉमस था उतनी ही परेशान टिफनी भी होती है। यहाँ पर यह दर्शाया जाता है कि इन दोनों को ही अपनी पास्ट की कुछ झलकियां याद है, जो चीज इन दोनों को ही परेशान कर रही है। साथ ही जब थॉमस अपनी कंपनी में आता है तो उसको पता लगता है कि उसकी कंपनी पर किसी 14 साल के बच्चे ने केस ठोक दिया है। इसके बाद ही उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि अगर तुमको सारी सच्चाई जाननी है तो तुम आखिरी होल के दरवाजे के अंदर आ जाओ। जहाँ जब थॉमस पहुंचता है तो उसको यहाँ पर मिलता है मॉर्फियस। यहाँ पर मॉर्फियस थॉमस को बोलता है कि जिस दुनिया में तुम अभी जी रहे हो वो असल में दुनिया है ही नहीं। यहाँ पर थॉमस मॉर्फियस को देख के काफी हचक्का जाता है, क्योंकि जो कैरेक्टर उसने गेम में बनाया था वो असल में उसको सामने दिखता है। और फिर थॉमस यानी कि नियो को मॉर्फियस एक रेड पिल ऑफर करता है कि वो उसको खा ले और उसको सारी असलियत पता लग जाएगी। लेकिन थॉमस यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वहां से भागने लगता है। इसी दौरान यहाँ पे कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि मॉर्फियस पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं और इसी के बाद मॉर्फियस भी जवाब में गोलियां चलाता है। इसके बाद ही जब थॉमस भाग की तरफ आ रहा होता है और काफी घबराया भी होता है, इसके बाद ही उसका बॉस यानी कि एजेंट स्मिथ यहाँ पर आ जाता है और थॉमस को देखकर एकदम से चिल्लाता है मिस्टर एंडरसन। फिर थॉमस पे गोलियां चलाने लगता है और फिर एजेंट स्मिथ थॉमस को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है और उसके ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद ही एकदम से सीन शिफ्ट होता है एनालिस्ट के ऑफिस की तरफ, जहां पर एनालिस्ट के सामने थॉमस बैठा होता है और यहाँ पर यह दर्शाया जाता है कि ये सब चीजें
थॉमस अपने माइंड में सोच रहा था। और इसके बाद ही एनालिस्ट थॉमस को बताता है कि तुम बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करने लगे हो। और यहाँ पर एनालिस्ट थॉमस को ये बताना चाहता था कि जो भी तुम इमेजिनेशन कर रहे हो या देख रहे हो वो सब असल नहीं, ये जो तुम जी रहे हो यही असल जिंदगी है। वो उसको इस कदर ये सब चीज़ें जताने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से कभी भी निकलने की कोशिश ना करे। इसके बाद ही थॉमस परेशान होकर एक बिल्डिंग की छत पे चले आता है और फिर वो सारी अपनी इल्यूजन्स की बातें सोचने लगता है। और इसके बाद ही वो बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करता है कि उसको लगता है कि वहां से कूद कर उड़ने लग जाएगा। जब वो यहाँ से कूदने की कोशिश करता है तो यहीं पर एकदम से बग्स आ जाती है और उसको वहां से कूदने से बचा लेती है। और साथ ही में उसको ये बताती है कि वो उसको जानती है। बग्स यहाँ पर नियो को बताती है कि उसके सारे सवाल को जवाब वो दे सकती है, बस उसको उसके साथ चलना पड़ेगा। इसके बाद बग्स एक दरवाजा खुलती है जिससे बहुत ज्यादा तेज रोशनी आ रही होती है। इसके बाद वो उस गेट के अंदर एंट्री करता है तो दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रहा होता है मॉर्फियस। यहाँ पर मॉर्फियस नियो यानी कि थॉमस को बताता है कि वो एक असली मॉर्फियस नहीं है बल्कि उसका एक प्रोटोटाइप है। उसका असली शरीर तो काफी समय पहले ही मर चुका है मगर उसकी यादें अभी भी जिंदा हैं। फिर वो थॉमस को उसकी पुरानी यादें याद दिलाने के लिए सारी क्लिपिंग्स दिखाता है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी। वो उसको बताता है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं ये असल जिंदगी नहीं बल्कि एक वर्चुअल लाइफ है और हमारे असल शरीर तो एक मशीनी दुनिया में पड़े हैं। और फिर इसको रेड पिल ऑफर करता है जिसके लिए वो बोलता है कि इसको खाते ही तुम अपने असली शरीर में जागोगे। इसके बाद थॉमस इस बारी वो रेड पिल ले लेता है और खा लेता है। उसके बाद ही उसका सर चकराने लगता है जिसके बाद उसकी सारी इल्यूजन्स वापस आने लगती हैं। और इसके बाद ही वो अपने साथियों की मदद से मैट्रिक्स से निकलने में कामयाब आता है और थॉमस को अपने शिप पे ले आते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि नियो को इस शिप तक लाने के लिए दो मशीनों का बहुत ही खास रोल होता है। का नाम होता है सिविवेर ऑक्टाक्लेस। देखिए अब कुछ मशीनें इंसानों का भी साथ दे रही हैं और ये सब पॉसिबल हुआ था नियो की वजह से, क्योंकि जब एजेंट स्मिथ मैट्रिक्स में वायरस बन चुका था और जब वो खुद ही मैट्रिक्स के लिए खतरा बन गया था, उसके बाद ही नियो ने ही मैट्रिक्स को बचाया था। और यहाँ पर नियो की ही मजबूरी थी उस जगह को बचाने के लिए क्योंकि उसको जैन शहर को बचाना था। नियो की वजह से ही काफी मशीनों का दबदबा है और उसकी वजह से ही कुछ मशीनें अब इंसानों का साथ दे रही हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ मशीनें इंसानों का साथ इसलिए दे रही हैं क्योंकि ये वही मशीनें हैं जिनको किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है और इन्हें यहाँ पर सिंथिएंट कहते हैं। और यहीं पर नियो मशीन से पूछता है कि ट्रिनिटी को क्यों नहीं निकाला, जिसके बाद बग्स उसको बताती है कि तुमको निकालना ही बड़ा मुश्किल था तो हम ट्रिनिटी को बाद में निकालेंगे। उसके बाद ही मॉर्फियस नियो को ट्रेनिंग देता है जिसके बाद वो उसको मैट्रिक्स में ले जाता है और लड़ाई करने के लिए उकसाता है। और इस लड़ाई में नियो काफी कमजोर पड़ रहा होता है मगर ज्यादा उकसाने पर नियो अपनी असली पावर पा लेता है और जोरदार हमला करता है मॉर्फियस पर, जिसके बाद बहुत तेज की रोशनी सी आती है। और इसके बाद ही अगले सीन में शिप अपने शहर में पहुंचता है। यहाँ पर ये सब अपने पुराने शिप के कैप्टन नायोबी से मिलते हैं जो कि इनकी जनरल होती है। यहाँ पर इनको ये पता लगता है कि अब इंसान जैन शहर में नहीं बल्कि आयो शहर में रहते हैं। साथ ही में अब इंसानों ने बिना सोलर पावर के पेड़ पौधे उगाना भी सीख लिया है। और यहाँ पर ये बताती है कि हम इंसान सेंटिनल मशीनों को नहीं हरा सकते, इसलिए हम इंसान सेंटिनल से छुपने में माहिर हो चुके हैं। क्योंकि बग्स की टीम नियो को मैट्रिक्स से बाहर निकाल के लाई, इसलिए नायोबी बग्स के एक्सेस कोड को जब्त कर लेती है क्योंकि जो बग्स ने किया उसके बदले में उनके शहर पर हमला हो सकता था। सारी मशीनों को इसके बारे में पता लग सकता था। नायोबी को कभी भी द-1 की फिलोसफी पर विश्वास नहीं था, ना ही अब है। अब यहाँ पर नायोबी नियो को भी कैद कर लेती है क्योंकि उसको डर होता है कि ये ट्रिनिटी को बचाने जाएगा और उसके आयो शहर पर खतरा बन सकता है। लेकिन फिर भी बग्स नियो को एक शिप में बिठा लेती है और यहाँ से भाग ले आती है। इसके बाद नायोबी काफी नाराज हो जाती है। इसके बाद ही बग्स की टीम ट्रिनिटी को मैट्रिक्स से बाहर निकालने की तैयारी करती है। ट्रिनिटी को मैट्रिक्स की दुनिया से निकालना काफी भारी पड़ सकता है क्योंकि ट्रिनिटी को अगर मैट्रिक्स की दुनिया से बाहर निकालने गए और उसने इस चीज को नहीं माना तो इनके आयो शहर पर खतरा बन सकता है। बग्स की टीम मैट्रिक्स की दुनिया में जब नियो के साथ जाती है तो ये लोग एक होटल में एंट्री लेते हैं और यहीं पर एजेंट स्मिथ भी आ जाता है। और यहाँ पर आके एजेंट स्मिथ नियो को एनालिस्ट के बारे में बताता है कि उसने किस तरह से नियो और एजेंट स्मिथ का कोड अल्टर किया है। और यहीं पर मैरोइंजन भी आ जाता है कि नियो की टीम को ही टारगेट करता है। अगर आपने मैट्रिक्स के पिछले पार्ट को नहीं देखा तो शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। एक्चुअली में मैरोइंजन भी बाकी प्रोग्राम्स की तरह एक प्रोग्राम ही होता है कि बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम हुआ करता है। मैट्रिक्स में किस प्रोग्राम का काम पूरा हो गया है और किस प्रोग्राम को डिलीशन की तरफ ले जाना है, ये सब कुछ मैरोइंजन के देखरेख में ही हुआ करता था। उसके बाद स्मिथ और नियो और मैरोइंजन के लोग और बग्स की टीम की फाइट होती है। इसमें स्मिथ नियो पे काफी भारी पड़ रहा होता है और इसी फाइट में जब
स्मिथ नियो पे भारी पड़ रहा होता है और उसको मारने वाला होता है, तो नियो एकदम से अपनी फुल पावर से एक ब्लास्ट करता है, जिसके बाद स्मिथ दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ बग्स की टीम भी मैरिंजन की टीम को धूल चटा देती है। अब इन सब खतरों को देख बग्स की टीम वापस से मैट्रिक्स से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन नियो को अभी भी ट्रिनिटी से मिलना होता है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है और नियो के इस डिमांड के बाद बग्स की टीम यहीं पर रुकती है ताकि नियो की वो रक्षा कर सके। बाहर से सिड ट्रिनिटी का कोड पता कर ट्रिनिटी का पता लगाता है। इसी के बाद नियो ट्रिनिटी से मिलने उसके गैराज में जाता है। यहाँ वो टिफनी को बताता है कि उसका असली नाम ट्रिनिटी है। ये दुनिया असली दुनिया नहीं है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है। मैं तुमको वापस से अपने रियल वर्ल्ड में ले आना चाहता हूँ। जिन बातों पर टिफनी काफ़ी कंफ्यूज होती है और वो उसको बोलती है कि तुम्हारी किसी भी बात पर मुझे विश्वास नहीं आ रहा है। हालांकि मुझे ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे इल्यूजन्स आते हैं, मगर मुझे फिर भी विश्वास नहीं है। यहीं पर एकदम से एनालिस्ट पहुंच जाता है और इसके बाद ही हमको पता लगता है कि अभी तक जो भी कुछ हो रहा था नियो के साथ और टिफनी के साथ, वो सब एनालिस्ट का करा धरा ही था। वो नियो को यहाँ पर फंसा कर रखना चाहता था, इसी वजह से वो उसको ब्लू पिल्स देता रहता था। और इस सच्चाई को जानने के बाद नियो जब एनालिस्ट पर हमला करने की कोशिश करता है तो एनालिस्ट पूरे टाइम को स्लो कर देता है, गोली ट्रिनिटी की तरफ चलवा देता है। और जब उस गोली को रोकने के लिए ट्रिनिटी की तरफ नियो भाग रहा होता है, समय इतना धीरे होता है कि नियो भी कुछ कर नहीं पा रहा होता है। तभी एनालिस्ट उस गोली को रोककर नियो को बोलता है कि मैं तुमको एक मौका और देना चाहता हूँ। असल में एनालिस्ट को इन दोनों की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि मशीनी दुनिया में इन दोनों के जरिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रही होती है। और जब नियो अपनी मशीन से निकल जाता है तो उसके बाद वो उसको उस मशीन में वापस इसलिए लाना चाहता है ताकि वैसा ही सब कुछ बना रहे। यहाँ पर एनालिस्ट नियो को बताता है जब वो मर रहा था तो तब वो वहीं पे खड़ा हुआ था, उसको देख रहा था। तब उसको पता लगा कि नियो एक साधारण इंसान नहीं बल्कि द वन था। फिर उसने एजेंट्स को बनाया और मशीनों द्वारा उसको दोबारा से बनाने का काम शुरू किया। इन सालों तक जब नियो का सोर्स कोड एक्टिवेट नहीं हुआ, इसके बाद ही ट्रिनिटी का पोर्ट उसके सामने लाया गया, जिसके बाद एनालिस्ट को ये पता लगा कि जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं। इसके बाद ही नियो का सोर्स कोड एक्टिवेट हुआ था। इसके बाद ही जब ये सब चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं और बग्स की टीम उन लोगों से बचने के लिए मैट्रिक्स से बाहर निकल जाती है। अब जिस जगह पे इनका अपना शिप होता है उसी रास्ते में आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेंटिनल्स का झुंड होता है, जिस वजह से इनको वापस से आयो में आना पड़ता है, जहाँ नायो भी इनके वापस आने पर बग्स और नियो को काफी ज्यादा डांटती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक मशीन आती है जो कि इंसानों का साथ दे रही है। सेंटिनल का नाम होता है कुजाकू। ट्रिनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नायो भी एक शख्स के पास जाती है जिसका नाम होता है सती। सती इन लोगों को बताती है कि जब से नियो अपनी मशीन से निकला है वहां पर के बाद से ही ट्रिनिटी पे काफी ज्यादा नजर रखी जाती है, उसके मशीनी पोर्ट पर, और उसके चारों तरफ काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, जिसके बाद ट्रिनिटी को वहां से निकालना काफी मुश्किल है। साथ ही साथ जिस रास्ते से नियो को बचाया गया था वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सती एक प्लान बनाती है कि कोई एक मशीन के जरिए ट्रिनिटी के उस पोर्ट तक पहुंचना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 मशीनें नियो को बचाने जा चुकी थी और तो उन दोनों मशीनों को जाना अब पॉसिबल नहीं होता। तो इस बारी कुजाकू ट्रिनिटी के उस पोर्ट तक जाने के लिए तैयार होती है और कुजाकू के पहुंचने के बाद ही मॉर्फियस भी किसी तरह मशीनों से बचते हुए उस तरफ पहुंचने की कोशिश करता है। अब कुजाकू और मॉर्फियस उस रास्ते को खोलते हैं जिस रास्ते को नियो को निकालने के बाद बंद कर दिया गया था। रास्ता खोलने के बाद बग्स भी सीपीवी की मदद से यहाँ पर पहुंच जाती है। अब बग्स का ये प्लान होता है कि नियो मैट्रिक्स के अंदर ही रुककर ट्रिनिटी को ये विश्वास दिलवाए ये असली दुनिया नहीं बल्कि एक मैट्रिक्स वर्ल्ड है, उसको वहां से निकल के अपने असली शरीर में आना होगा। क्योंकि ट्रिनिटी मैट्रिक्स में है, सती ट्रिनिटी के दिमाग को बग्स के माइंड से प्लग कर देगी ताकि ट्रिनिटी और बग्स का माइंड एक साथ होकर लड़ाई कर सके। इसके बाद ही नियो एनालिस्ट के पास जाता है। नियो यहाँ पर उससे एक डील करता है कि अगर ट्रिनिटी यहाँ से खुद की मर्जी से निकलना चाहेगी तो वो उसको जाने देगा, और अगर वो यहीं पर रुकती है तो नियो अपने आप से अपने पॉड के अंदर चले जाएगा। इसके बाद ही जब नियो ट्रिनिटी से मिलता है तो वो उसको यहाँ बताता है कि मैट्रिक्स एक गेम नहीं बल्कि एक असल में घटी हुई घटना है। नियो उसको कुछ बातें याद दिलाई रहा होता है तो जब तक उसके पीछे उसका हस्बैंड और उसके 2 बच्चे आ जाते हैं, जिसके बाद नियो हार मान जाता है और उसको पुलिस वाले पीछे से पकड़ लेते हैं। ट्रिनिटी का हस्बैंड उसको टिफनी नाम से बुलाता है, जिस पर ट्रिनिटी उसको बोलती है उसका नाम टिफनी नहीं ट्रिनिटी है। फिर ट्रिनिटी नियो की तरफ देखती है। इसके बाद उसका हस्बैंड दोबारा से उसका उसी नाम से बुलाता है, टिफनी नाम से, और यहाँ पर ट्रिनिटी फिर इस पर हमला करना शुरू कर देती है। फिर ट्रिनिटी नियो को आवाज मारती है और इससे पता लगता है कि ट्रिनिटी को अपनी सारी यादें वापस आ गई हैं। फिर नियो भी एकदम से एनर्जेटिक हो जाता है और अपनी पावर लगा के सारी पुलिस वालों को दूर फेंक देता है। लेकिन इसके बाद ही एनालिस्ट दोबारा से इस टाइम को स्लो कर देता है। फिर एनालिस्ट अपनी गन के साथ ट्रिनिटी को मारने वाला होता है तो वहाँ पर
एजेंट स्मिथ आ जाता है और एनालिस्ट को बोलता है कि अगर नियो इस मैट्रिक्स की दुनिया से आज़ाद हो जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कराएगा। और ये क्या है कि वो एनालिस्ट पर वार करता है जिससे एनालिस्ट दूर जाके गिरता है और फिर टाइम दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सती बग्स के दिमाग को भी ट्रिनिटी के दिमाग से जोड़ देती है। इसके बाद ट्रिनिटी और बग्स का माइंड दोनों एक होकर मैट्रिक्स में काफी पावरफुल हो जाता है। अब यहाँ पर नियो ट्रिनिटी पुलिस वालों से मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ही ये दोनों काफी कोशिश करते हैं वहां से भागने की। इसके बाद पुलिस वाले इन दोनों को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा तादाद में होते हैं। और जब ये दोनों किसी तरह पास में आने की कोशिश करते हैं उसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है और जिसके थ्रू काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद नियो और ट्रिनिटी के अलावा बाकी सारे पुलिस वाले दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से एनालिस्ट आ जाता है और वो जैसे ही इन दोनों पर हमला करने वाला होता है तो वहाँ पर एजेंट स्मिथ आकर एनालिस्ट पर हमला करना शुरू कर देता है और उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है, जिसके बाद एनालिस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं रियल दुनिया में बैठा हुआ सेड नियो और ट्रिनिटी को पता है कि उसको सभी तरफ से एक तरह के कोड्स के सिग्नल मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अजीब है। और जिसके बाद नियो और ट्रिनिटी देखते हैं कि चारों तरफ जितने भी लोग हैं सब उनको मारने के लिए आ रहे हैं। ट्रिनिटी बाइक पे बैठा के नियो को वहाँ से बचाने की कोशिश करती है। इसके बाद सारे लोग उन पे हमला कर रहे होते हैं, बल्कि छतों से भी कूद के और गाड़ियां नीचे गिरा के उन पे हमला कर रहे होते हैं। और साथ ही में बग्स की टीम के लोग भी गाड़ी में बचने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर नियो और ट्रिनिटी तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन बग्स की टीम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनको चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। फिर इसी दौरान बग्स बाहर से वापस से मैट्रिक्स की दुनिया में आ जाती है और अपने लोगों को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ नियो और ट्रिनिटी एक छत पे होते हैं, बाकी सबसे बचकर यहाँ पर पहुंचते हैं जहाँ पर इन दोनों पर 2 हेलीकॉप्टर हमला करना शुरू कर देते हैं गोली और मिसाइल्स के थ्रू। और इसके बाद ही नियो अपनी पावर का जलवा दिखाना शुरू करता है, जिसके बाद वो एक मिसाइल का डायरेक्शन चेंज करके दूसरे हेलीकॉप्टर की तरफ कर देता है, जिसके थ्रू दूसरा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही में गोलियां भी रोक रहा होता है। इसके बाद ही नियो ट्रिनिटी छत से छलांग लगाते हैं, जहां पर नियो को लगता है कि वो उड़ पाएगा, मगर वो उड़ नहीं पाता। मगर एकदम से ही सबको झटका लगता है ये देखकर कि अब ट्रिनिटी उड़ पा रही है और नियो उसके सारे लटका हुआ है। अब ट्रिनिटी नियो को वहां से उड़ा के ले आती है और ये लोग इस खतरे से टल जाते हैं। इसके बाद ही ये दोनों असल दुनिया में उठते हैं, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इसके बाद ही वो वापस से मैट्रिक्स की दुनिया में आते हैं और एनालिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एनालिस्ट काफी हैरान हो जाता है, जिसके बाद ही ट्रिनिटी एनालिस्ट के मुंह पे एक जोरदार लात मारती है, जिसके बाद उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। फिर उसको वापस से जोड़ देती है। यहाँ पर एनालिस्ट कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसी के बाद वो दोबारा से उसका एक गला काट देती है, फिर से उसको अगेन जोड़ देती है। और ये सब चीजें देखकर एनालिस्ट काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो ट्रिनिटी को बताता है कि तुम ही हो वो इसको इस वर्जन में द वन के नाम से बनाया गया है। इसके बाद एनालिस्ट को ऑफर देता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी, जिसके बाद ट्रिनिटी साफ मना कर देती है। फिर इसके बाद ये दोनों जने यहाँ से उड़कर निकल जाते हैं। यहाँ पर एनालिस्ट उसको बोलता है कि वो उसको जिंदा क्यों छोड़ रही है। यहाँ पर ट्रिनिटी उसको बोलती है कि जैसे कि उसने उन दोनों को एक मौका दिया है तो मैं भी तुमको एक मौका देना चाहती हूँ। इसके बाद ही ये दोनों उड़ते हुए दिखते हैं आसमान में। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। इस मूवी के एंडिंग में ही पता लगता है कि इस वर्जन में मैट्रिक्स में द वन एक नहीं बल्कि 2 हैं और इस बारी दोनों लोग तैयार थे सभी लोगों को वर्चुअल वर्ल्ड से निकाल के रियल दुनिया में लाने के लिए, ये सब उन रोबोट से लड़ सके। और अगर आपने पिछली वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पुरानी वाली वीडियो जाके देखिए, ताकि आपको ये स्टोरी ढंग से समझ में आए। मेरी बात मानेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा उस एक्सप्लेनेशन को सुनने में, क्योंकि इसकी कहानी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।